अस्सलामुअलैकुम। वाशिंगटन डीसी के इंडिपेंडेंस एवेन्यू पर कायम वॉइस ऑफ अमेरिका के स्टूडियो से आप देख रहे हैं इंडिपेंडेंस एवेन्यू। मैं हूं आयशा खालिद। 21 मई को बलूचिस्तान के इलाके नोशकी में अफगान तालिबान लीडर मुल्ला अख्तर मंसूर की हलाकत की वजह बनने वाला ड्रोन हमला बलूचिस्तान में होने वाला अपनी नौइयत का पहला हमला होने के बायस यकीनन गैर मामूली है। अफगान तालिबान अपने नए लीडर का ऐलान कर चुके हैं। अमेरिका ने मुल्ला अख्तर मंसूर को अफगान अमन अमल के लिए रुकावट करार देते हुए इसकी हलाकत को अफगान तालिबान के लिए अमन मुज़ाकरात में दोबारा शामिल होने का एक अच्छा मौका करार दिया है। लेकिन इस सारे सिनेरियो में सबसे काबिल ज़िक्र है पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल। एक दफ़ा फिर पहले किसी अफगान तालिबान लीडर की पाकिस्तानी सरहद के अंदर मौजूदगी और हलाकत से इनकार और फिर इकरार किया गया। वज़ीर दाखिला ने अब से चंद घंटे पहले ऐलान किया है कि मुल्क में मौजूद तमाम मुश्तबा शनाख्ती कार्ड्स की जाँच की जाएगी ताकि मुल्ला मंसूर और उन जैसे दूसरे अनासर पाकिस्तानी सरहद अबूर ना कर सकें। दूसरे अल्फाज में पाकिस्तान की हुकूमत या कम अज़ कम इसका एक हिस्सा मुल्ला अख्तर मंसूर जैसे अनासर की अपनी सरहदों के अंदर मौजूदगी से लाइल्म होने का दावा कर रहा है। यह हालात अफगान अमल के लिए कोशिशों को कैसे मुतासिर कर सकते हैं, बात होगी इस सवाल पर। शो में शामिल होंगे इस्लामाबाद से इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ इस्लामाबाद के डायरेक्टर जनरल ऑफ अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के साबिक मुस्तकिल नुमाइंदे जनाब मसूद खान और शिकागो से सहाफ़ी और पाक अख़वान उमूर के माहिर डॉक्टर मोहम्मद तकी। जेंटलमैन, वेलकम टू द शो। और इससे पहले के बाद शुरू की जाए आज के मेहमानों से, हम आपको दिखाएंगे पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर मेहदी हुनरदोस की एक वीडियो जिसमें वो जवाब दे रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया और ख़ुद पाकिस्तान की जानिब से इस दावे का कि मुल्ला अख्तर मंसूर ईरान से पाकिस्तान में दाखिल हुआ था। To the information that I have, Iran never and never support that these guys. We believe that there is no differences between the terrorists that they are active with the killing of the peoples and some countries that they are harboring them. There is no difference between. ये थे पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर मेहदी हुनरदोस। इनका कहना था कि ईरान कभी भी दहशतगर्दों की हिमायत नहीं करता और यकीन रखता है कि लोगों की जानें लेने वाले दहशतगर्दों और इनको पनाह देने वालों के दरमियान कोई फ़र्क नहीं। मसूद खान साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। इशारा वाज़े तौर पर पाकिस्तान की और उस मुबैना मदद की जानिब है जो पाकिस्तान अफ़गान तालिबान को फराहम करता रहा है। उसामा बिन लादेन की एबटाबाद में हलाकत हो या नोशकी में मुल्ला अख्तर मंसूर की, पाकिस्तान को दहशतगर्द तंजीमों और उनके नुमाइंदों को पनाह देने पर बैनुल अक़वामी सतह पर तनकीद का सामना पड़ता रहा है और है अब भी है। और ये हकीकत है कि पाकिस्तान अफ़गान तालिबान के लिए अपनी सपोर्ट को खित्ते में अपने मुफादात के लिए अहम करार देता है। क्या ये मुफादात इतने ही अहम हैं कि इनके लिए बैनुल अक़वामी बरादरी में शर्मिंदगी, पड़ोसी ममालिक की नाराज़गी और अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क की दुश्मनी मोल ली जाए? देखिए, पाकिस्तान ने अफ़गान तालिबान की कभी इस तरीके से हिमायत नहीं की कि उनकी दहशतगर्दी की हौसला अफजाई की हो या ये कहा हो कि वो तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करें। हमने एक ज़माने में अफ़गान मुजाहिदीन की हिमायत ज़रूर की थी और उसमें अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के लोग शाना बशाना खड़े थे और उसकी कीमत आज तक हम चुका रहे हैं, क्योंकि बेपनाह पनाह गज़ीन यहाँ आए पाकिस्तान में, वो अब भी पाकिस्तान की सरज़मीन पे मौजूद हैं। जो आपने कहा, जो हक़ाइक़ बार बार आप कह रही थी, मैं उसको आपकी राय समझूंगा, क्योंकि मारूसी तौर पर मैं किसी चीज़ को हकीकत नहीं कहा जा सकता। वो पाकिस्तान मुखालिफ नुक्ता नज़र ज़रूर है या पाकिस्तान के बारे में जो कयास की जाती है, जो इल्ज़ाम तराशी की जा सकती है, उसके ज़ैल में तो आ सकती है, लेकिन उसे ये नहीं कहा जा सकता कि ये हक़ाइक़ है, क्योंकि हक़ाइक़ की जांच पड़ताल करनी पड़ती है और उसका बयानिया यकतरफा नहीं हो सकता। मसूद साहब, मैं जानना चाहूँगी कि आप किस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि वो एक मारूजी बात है और वो हक़ाइक़ नहीं है, मेरी ऑडियंस के लिए, वी गो बैक। जी, मैं बिल्कुल वजाहत करना चाहता हूँ। वो ये है कि हम बड़े अरसे से कोशिश कर रहे हैं कि अफ़गान तालिबान तशद्दुद का रास्ता तर्क करें और मुज़ाकरात की मेज़ पे आएँ। ये हम भी चाहते थे, हमारी ख्वाहिश है ताकि अफ़गानिस्तान में अमन इस्तेहकाम हो, वहाँ अमन व मसालिहत का सिलसिला आगे बढ़े और तालिबान की तरफ से इस सिलसिले में मुज़ाहमत थी। हम नहीं चाहते कि
अफगानिस्तान जंगो जदल की आमाजगाह बने और वहाँ मजीद खून रेजी हो, क्योंकि वहाँ अदम इस्तेहकाम होगा तो पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम है। लिहाजा ये मफरूज़ा घड़ लेना कि किसी तरीके से खुदा न खास्ता पाकिस्तान अफगान तालिबान को दहशत की तरफ आमादा कर रहा था, या वो समझता है कि अफगान तालिबान उसके लिए असासा हैं और वो अफगानिस्तान की जमहूरी हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल करें, तो ये तमाम बातें बेबुनियाद हैं। मसूद साहब, मुल्ला अख्तर मंसूर की हलाकत के बाद पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया कि उनकी हलाकत से अफगान अमन अमल जो है वो मुतासिर होगा, लेकिन हमने देखा कि गुज़श्ता काफ़ी अरसे से अफगान तालिबान के इस धड़े को, जिसकी क़ियादत मुल्ला अख्तर मंसूर कर रहे थे, उनको मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में पाकिस्तान को खासी नाकामी का, मुतअद्दिद बार नाकामी का सामना करना पड़ा। तो सवाल ये बनता है कि अगर वो अमन मुज़ाकरात की मेज़ पर आने के लिए तैयार ही नहीं थे और दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुसलसल इजाफा हो रहा था अफगानिस्तान में, तो इससे अमन अमल किस तरह से मुतासिर हो सकता है? देखिए, जब कारज़ाई हुकूमत थी तो उनके नुमाइंदे और काबीना की और कारज़ाई साहब ने खुद पाकिस्तान की हुकूमत को बारहा कहा कि किसी तरीके से आप तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पे लाएं। उस ज़माने में उन्होंने पहले कोशिश ये की कि तालिबान के नुमाइंदों और अमेरिका के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात हो जाएं, या कोई जो उनके एमिसरीज हैं उनके ज़रिए अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान कोई किसी किस्म का कोई बातचीत का या कोई राब्ते का सिलसिला कायम हो जाए। ऐसा नहीं हुआ। वो पाकिस्तान को कहते रहे कि आप कोशिश करें। हम शुरू से उनको ये बताते आए हैं कि हमारा तालिबान के ऊपर असर और रसूख बहुत महदूद है, वो हमारी बात नहीं सुनेंगे। लेकिन जब कई लोगों ने हमसे इसरार किया, इसमें अफगानिस्तान की हुकूमत, मौजूदा अशरफ गनी साहब और अब्दुल्ला साहब भी हैं, और उसके बाद जो अमेरिका की हुकूमत थी, और हम सब ने मिलजुल के चीन को भी आमादा किया कि एतमाद साजी के लिए ज़रूरी है कि हम लोग इस सिलसिले को आगे बढ़ाएं। अगरचे कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं आ रही थी, तालिबान जो है वो किसी तरीके से हमारी बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन हमने कोशिश की और एक 4 मुल्क की मुज़ाकराती अमल शुरू हुआ। उससे कुछ एक नक्शा भी तैयार हो गया, लेकिन जो कलीदी मुखातबीन थे या फरीक़ैन थे वो मेज़ के ऊपर नहीं आए, और आखिर में अफगानिस्तान की हुकूमत ये कह रही थी कि वो हम पाकिस्तान से ये अब तवक्को नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी एहसास था हमारी मुश्किलात का कि वो अफगान तालिबान के नुमाइंदों को या उनके कायदीन को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाएं। वो ये कह रहे थे कि उनके खिलाफ अस्करी कार्रवाई की जाए। उस सिलसिले में हमारी कुछ लिमिटेशंस थी, लेकिन ये है कि ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि हमारी क़यादत की आला तरीन सतह पे वो वज़ीर आज़म हूँ, हमारे फ़ौज के सरबराह थे, या वज़ीर दाखिला, वज़ीर ख़ारजा जो हमारे मुशीर ख़ारजा हैं, उन्होंने कई मरतबा दौरे किए, बातचीत की अफ़गान क़यादत से, और हमने वाज़ेह तौर पर पब्लिकली प्राइवेटली ये पैगाम भिजवाया अफ़गान तालिबान को कि तशद्दुद का रास्ता ख़त्म करो, क्योंकि उससे बहुत ही कीमती अफ़गान जानें ज़ाया हो रही थी, और मैदान जंग में कभी भी अमन नहीं कायम हो सकता। अब यहाँ पर हम बढ़ेंगे अफ़गान अमन अमल के एक और बहुत अहम फरीक अमेरिका की इसमें शमूलियत और इसमें इन्वॉल्वमेंट के हवाले से। मसूद साहब, आप हमारे साथ ठहरिएगा। डॉक्टर मोहम्मद तकी, सन 2001 में तालिबान हुकूमत के ख़ात्मे के बाद, उनकी दोबारा रीग्रुपिंग के बाद से अब तक कई लीडर्स को हलाक किया जा चुका है, इस उम्मीद में कि अफ़गानिस्तान में इससे क़याम अमन के अमल को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी, लेकिन हर मरतबा ये उम्मीद दम तोड़ गई। इस मरतबा भी तालिबान के नए लीडर के इंतखाब के रद्द अमल में अमरीका ने अमन अमल की कामयाबी के इम्कानात कम होने की जानिब इशारा कर दिया है। क्या अमरीका की जानिब से तालिबान को अमन मुज़ाकरात में मौसर तौर पर शामिल होने का काफ़ी मौका दिया गया है? अर्जिया जी के एक तो यह कि डिकैपिटेशन या सरकर्दा लोगों को तालिबान के उस तरीके से नहीं मारा गया जैसे आपने फरमाया। मुल्ला उमर तो पाकिस्तान में अपनी तबई मौत मरे। हाँ, कुछ एलिमेंट्स जो तालिबान के हक़ानी नेटवर्क के पाकिस्तान के वज़ीरिस्तान के इलाके में रहे हैं, उनको ड्रोन्स का निशाना बनाया गया। पहले 93 ड्रोन अटैक जो हैं वो हक़ानी नेटवर्क के लोगों पर हुए, जिसमें से उनके 6 सरकर्दा लोग जो हैं वो कम अज़ कम ड्रोन में मारे गए, और सिराज हक़ानी कम अज़ कम 2 मरतबा बचे हैं इस हमलों में। तो ये लेकिन डॉक्टर तकी, क्या हर ऐसे हमले के बाद और हर इस हमले में होने वाली कैजुअल्टीज़ के बाद क्या हमेशा ये उम्मीद नहीं थी कि इससे अमन मुज़ाकरात या अमन अमल को फ़ायदा पहुँचेगा?
آپ جو امریکہ کی حکمت عملی رہی ہے اس کی کامیابی کے بارے میں اور اس کے مؤثر ہونے کے بارے میں افغانستان کے پیس پروسیس کے لیے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے 14-15 سال پرانی لڑائی ہے، اس میں تو وقت لگے گا، اور ڈیکیپیٹیشن اسٹرائکس یعنی جس طریقے سے یہ ابھی ملا اختر منصور پر ہوئی ہے، یہ اپنی نوعیت کی واحد اور پہلی اسٹرائک ہے۔ اس کا اگر تقابلی جائزہ آپ لیں تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ جو 2006-07 میں بنی، اس کے 4 جو امیر تھے وہ امریکن ڈرون اسٹرائک میں مارے گئے۔ نیک محمد وزیر جو اس کا بانی تھا، بیت اللہ مسعود، حکیم اللہ مسعود، اور ایک ان کا استاد فدائین قاری حسین مسعود، تو یہ چاروں امریکن ڈرون اسٹرائک میں مارے گئے، اور اس سے ان کی کمر جو ہے امریکہ نے توڑ دی، اور پھر پاکستان کے لیے بھی یہ راہ ہموار ہوئی کہ وہ ضرب آپریشن وغیرہ وہاں پر کر سکے۔ تو اگر اسی طریقے سے کارروائی طالبان کے خلاف جو افغان طالبان ہیں ان کے خلاف بھی ہو تو اس سے فائدہ پہنچے گا، نقصان نہیں پہنچے گا۔ جب مذاکرات کی میز، مذاکرات تو اس وقت تو ہوتے ہیں جہاں پہ کسی طریقے سے کوئی درمیانی راستہ نکالا جا سکے، اور دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ مذاکرات میں ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ سے آنے کی کوشش کرتی ہیں۔ طالبان کا یہ روش رہی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ افغان حکومت اور افغان حکام اور افغان عوام کے خلاف جو ہے کارروائیاں کی ہیں۔ میں مثال دوں گا کہ جو افغان امن کی عالی شورا کے سربراہ تھے سابق صدر برہان الدین ربانی، استاد ربانی کو طالبان نے ایک دھماکے میں مار دیا۔ تو اب سوال یہ اٹھایا جائے کہ بھئی یہ دوسری طرف سے اگر وہ مارتے ہیں تو اس سے پیس پروسیس کو کیسے تقویت مل سکتی ہے؟ تو یہ ہے کہ بہرحال جنگ ہے، دونوں طرفین جو ہیں وہ اپنی طرف سے لڑائی کی کوشش کرتے ہیں۔ جو طالبان کی بنیادی جو جنگی حکمت عملی پر سوال اٹھتا ہے وہ یہ کہ یہ ایک عام طریقے کی جنگ نہیں لڑ رہے، بلکہ اس میں دہشت گردی کا بہت بڑا ایلیمنٹ ہے۔ جیسے 19 اپریل کو گزشتہ 19 اپریل کو کابل میں دھماکے میں قریب 100 لوگوں کو انہوں نے مار دیا، اور وہ طالبان کی مرکزی عمارت نے اس کو قبول کیا۔ ان کے مرکزی ترجمان ذبیح اللہ مجاہد جو کہ ایک عرف ہے، انہوں نے اس کو قبول کیا۔ اور سوال پاکستان پر اس وقت بن جاتا ہے کہ جب مرکزی طالبان جو ہیں وہ قبول کرتے ہیں اس طرح کی دہشت گردی کو، اور پھر طالبان کا امیر جو ہے وہ پاکستان کی سرحد کے اندر مارا جاتا ہے، تو سوالات تو اس وقت پیدا ہوتے ہیں۔ پیس پروسیس تو ایک آن گوئنگ چیز ہے اور وہ چلتا رہے گا، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ طالبان کے امیر اور طالبان کے جو رنگ لیڈرز وہاں پر کام کرتے ہیں ان کو کھلا چھوڑ دیا جائے۔ اس کی جنگ تو جاری رہے گی، بات بھی ساتھ ساتھ چلتی رہے گی۔ طریقہ ویتنام کی لڑائی میں بھی گفتگو جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلتی رہی۔ سفیر صاحب نے ابھی مجاہدین کا ذکر کیا تھا، تو اس وقت بھی تو گفتگو ہوتی رہی۔ امریکہ اور اس زمانے کا شوروی اتحاد سوویت یونین جو ہے وہ گارنٹور تھے جنیوا معاہدے کے جو 1988 میں ہوا پاکستان اور افغانستان کے مابین، اس میں بھی پیریفرلی مجاہدین بھی ایک طرف بیٹھ کے اس کو دیکھتے، تو یہ پروسیس ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اور یہ تو ابھی ایک پہلی پیش قدمی ہے طالبان لیڈرشپ کے اس طریقے سے خلاف۔ دیکھنا پڑے گا کہ آگے اس کے اوپر کارروائی ہوتی ہے یا یہ ون آف ایونٹ تھا۔ ڈاکٹر تقی اور مسعود خان صاحب، ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، لیکن یہاں پر ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ گلوبل ایشوز پر دو ٹوک بات۔ ملیہ صاحبہ، کیا اس کی وجہ اسلامو فوبیا ہے؟ کیا یورپ خوفزدہ ہے؟ دنیا بھر سے ماہرین کی رائے۔ جب ان کو مہاجرین کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے کہا ہاں ہم مہاجرین کو لینے کو تیار ہیں، لیکن مسلمان مہاجرین کو لینے کو تیار نہیں ہیں۔ Cooperation with countries like Pakistan, which we're already partnering with in this fight against terrorism. کہ پاکستان کا پورا فوکس صرف یہ ہے کہ بھارت پاکستان کو جنگ مسلط نہ کر سکے۔ غیر جانبدار بحث۔ کہ ریمیٹنس کا واقعہ ہوا پاکستان کے اندر، کہاں تھی عدالتیں، کہاں تھی آزاد ہے کہ ہماری عدالتیں، کیا یہ عدالتوں کا فیصلہ تھا؟ پاکستان میں دیکھیں ایک تو کلچر ہے سائلنس کا، اور خاص طور پہ جہاں پہ سیکشول ابیوز یا کوئی بھی چیز اس موضوع سے اس کا تعلق ہے۔ انڈیپینڈنس ایونیو، واشنگٹن ڈی سی سے محمد عاطف کے ساتھ۔
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं इंडिपेंडेंस एवेन्यू। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे डॉक्टर मोहम्मद तकी से, जो कि शिकागो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर तकी, खित्ते में दूसरी ताकतों का अफगान इशू में किरदार, इस मसले में क्या किरदार अदा कर रहा है? यहाँ पर मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि आज इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में इस्लामाबाद में पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर ने भी इन ताकतों के अफगान पीस अमल में उनकी इन्वॉल्वमेंट और उनके असर के बारे में बात की। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप दूसरी ताकतों के, ख़ासतौर पे खित्ते में जो दूसरी ताकतें हैं, उनके इसमें रोल को आप कैसे देखते हैं? देखिए जी, अफगानिस्तान की जोग्राफियाई कैफियत जो है उसको आप मद्देनजर रखिए कि वो एक लैंड लॉक कंट्री है, अतराफ व जवानब से वो दूसरे मुल्कों से घिरा हुआ है। तो अफगानिस्तान के साथ जिस किस्म के ज़मीनी रवाबित, सियासी रवाबित, तारीख़ी रवाबित मुल्कों के हैं, उस तरीके से उनकी इन्वॉल्वमेंट भी है। कुछ मुल्कों के अपने इंटरेस्ट हैं वहाँ पे। तो आपका इशारा जिस तरफ है, जिस तरह ईरानी सफ़ीर ने वजाहत की कि उनका इन्वॉल्वमेंट अफगानिस्तान में नहीं है, मैं तो इससे मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ। तारीख़ी तौर पर अगर देखा जाए तो गोइंग बैक टू द 1980s, उस वक्त पेशावर में मैं था, तो वहाँ पर 7 मुजाहिदीन जमातों का हेडक्वार्टर थे और उनके दफातर थे। इसी तरह 8 मुजाहिदीन जमातों के, अफगान मुजाहिदीन जमातों का डेरा जो है वो ईरान में था। तो ईरान की खासी इन्वॉल्वमेंट उस वक्त भी रही है। फिर उसके बाद कुछ अफगान जंगजू जैसे गुलबुद्दीन हिकमतयार, उन्होंने ईरान में किसी वक्त पे पनाह ली थी। इस तरीके से अभी एक नई बात चल रही है कि ईरान के कुछ रवाबित जो है मौजूदा तालिबान के साथ भी हैं। उनकी नौइयत क्या है इसके बारे में वजाहत ज़्यादा अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन बहरहाल ये अंदेशा है कि ईरान और तालिबान के ताल्लुकात जो है वो किसी हद तक स्टैब्लिश हो रहे हैं और उनका कोई मुश्तरका दुश्मन, जिस तरीके से दाइश को बताया जा रहा है, जो उनकी खुरासान वलायत यानी अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो उनकी एंटिटी है, उसके मुकाबले में वो कुछ पेशबंदी कर रहे हैं। तो ये ईरान हुआ, पाकिस्तान हुआ। अब इंडिया के बारे में यानी कहा तो बहुत जाता है कि इंडिया ने अफगानिस्तान में ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन इंडिया ने कभी इस तरीके से वहाँ पर फिजिकली किसी आउटफिट को डायरेक्टली सपोर्ट नहीं किया। एक्सेप्शन परहैप्स उसका ये होगा जो अहमद शाह मसूद के ज़माने में, जब नॉर्दर्न अलायंस को जब बिल्कुल उनके ऊपर कड़ा वक्त हुआ, तो उस वक्त जो सेंट्रल एशियन रियासतें हैं वहाँ से और हिंदुस्तान से उनको किसी हद तक इमदाद मिली। मगर हिंदुस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो बराह रास्त अफगान हुकूमत से हैं और जैसा भी उनका एक जमहूरी प्रोसेस है, बहरहाल वो हुकूमत उसी के नतीजे में वजूद में आई है और उसके साथ उनका ताल्लुक है। इसके बरक्स पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो अफगान तालिबान की इमारत के साथ रहे थे। जब उन्होंने 96 में 1996 में इमारत का ऐलान किया, तो पाकिस्तान, सऊदी अरब और यूएई 3 ममालिक थे जिन्होंने उसको तस्लीम किया। तो देखना पड़ेगा कि इन्वॉल्वमेंट किस किस की है और किस नौइयत की है। इसकी बड़ी अहमियत है कि कौन वहाँ पे क्या कर रहा है। अफगान पार्लियामान की इमारत जो है वो हिंदुस्तान के तावन से बनी, सलमा डैम हेरात में उनके तावन से बना। उसके बरक्स बदकिस्मती से पाकिस्तान के ऊपर जो इल्ज़ामात लगते हैं वो अक्सर शोर दहशतगर्दी की पुष्तनाई के लगते हैं। तो मसाइल तो अपनी जगह पे हैं। मैं ईरान के किरदार का बहुत मद्दाह नहीं हूँ और मुअद्दबाना तौर पे सफ़ीर साहब की बात, जो ईरानी सफ़ीर की जो बात है, उससे मैं ज़रा इख्तिलाफ करूँगा। आप इख्तिलाफ करेंगे? मसूद खान साहब, बलूचिस्तान में हमले से अमरीकी पॉलिसी में इस हद तक हमें तब्दीली ज़रूर नज़र आई है कि अब इसकी बर्दाश्त जो है वो ख़त्म हो चुकी है और वो बलूचिस्तान में भी, जहाँ पहले कभी इस तरह का ड्रोन हमला नहीं किया गया, वहाँ पर वो इस तरह का ड्रोन हमला करने के लिए भी तैयार है और वो वहाँ पर भी दहशतगर्दों के पीछे जाने के लिए तैयार है। आपके ख़्याल में क्या हमें इसके जवाब में पाकिस्तान की पॉलिसी में कोई तब्दीली नज़र आएगी? हम उसकी कोई तवक्को कर सकते हैं? देखिए, मैं उस सिलसिले में कोई पेशगोई नहीं कर सकता कि पाकिस्तान की पॉलिसी क्या होगी। पॉलिसी का जायजा लिया जा रहा है, तमाम हालात और वाक़यात का जायजा लिया जा रहा है और उसके बाद एक पॉलिसी मुरतब की जाएगी। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि अमेरिका ने बालिग नज़री का सबूत नहीं दिया, क्योंकि उन्हें पता है, उन तालिबान को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और उन्होंने खुद बराह रास्त उनसे मेहनत करने की कोशिश की है। उन्होंने जो हमला किया है, मैं नहीं कहता कि उन्होंने गलत किया है, दुरुस्त किया है, क्योंकि उनकी रियासत का फैसला है और उनके सदर ने उसका ऐलान भी किया है और उसकी वजूहात भी बताई।
लेकिन उसमें ये है कि उसके दो हदफ थे, एक मुल्ला मंसूर और दूसरा जो है मुज़ाकराती अमल। और फिर जो है सदर बराक ओबामा ने ये भी कह दिया कि उन्हें इस मुज़ाकराती अमल से या मुसालहती अमल की जो कोशिश की जा रही है उससे कोई ज्यादा उम्मीद वाबस्ता नहीं है। खासतौर पर नए तालिबान लीडर के इंतखाब के बाद उन्होंने कहा है कि अब इस अमन अमल के ज्यादा तूल पकड़ जाने का इम्कान पैदा हो गया है। देखिए, अगर आप देखें तो जो तालिबान है, अफगान तालिबान हैं, वो एक अस्करी तंजीम भी हैं और सियासी तंजीम भी हैं। उनकी क़यादत में हमेशा अस्करियत गालिब रही है, तो ये अमेरिका के लिए कोई नया इंकशाफ नहीं है। अगर मुल्ला अख्तर मंसूर था तो फिर ये है कि उसके जाने के बाद कोई फाख्ताएं नहीं वहाँ आने वाली थी। वहाँ वही जो है नुक्ता नज़र अब भी गालिब है तालिबान में। और ख़ासतौर से इस हमले से ये भी था कि उनके रद्द अमल में शिद्दत आएगी और उनमें से दो किस्म की तवक्कुआत की जा सकती थी। एक ये कि वो कुव्वतें जो कहेंगी कि इंतकामी कार्रवाई को तेज तर किया जाए, और दूसरा ये है कि मुसालहत की तरफ कोशिश की जाए। लेकिन जो आम रुझान है वो ये है कि मुज़ाहमत की क़ुव्वतें गलबा पाएंगी। मैं समझता हूँ कि ये नासमझी है। जो हम जंग की बात कर रहे हैं, जंग के इश्तिहारों में बात कर रहे हैं, अगर अफगान तालिबान अफगानिस्तान के लोगों पे हमला कर रहे हैं तो वो अपने हमवतनों पे हमला कर रहे हैं। और अगर अफगानिस्तान की सरजमीन के ऊपर इंतशार है तो इसमें अफगानिस्तान ही पिस रहा है और उसका बिलवास्ता या बराह रास्त असर पाकिस्तान पर भी पड़ रहा है। मैं आपको ये भी बताऊं कि पाकिस्तान की ये सोच है कि हमें बड़ी तस्वीर पे नज़र रखनी चाहिए। अफगानिस्तान के लोग बहुत दुखी हैं और बहुत जुल्म और सितम उन्होंने सहा है, लेकिन वो ये ना भूलें कि पाकिस्तान के लोग भी उसी तरीके से दुख दर्द से गुजर रहे हैं और उसी तरीके से जुल्म और सितम का शिकार हैं। क्योंकि हमारे दो ममालिक एक दूसरे के साथ अगर तामुन करें, जैसा कि उसके आसार थे इस पूरे गुज़श्ता साल में और एक साल तक ऐसे आसार उभर रहे थे, हमें शुबा ये है कि इन कोशिशों को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के करीब आने के सिलसिले में जो कोशिशें हो रही थी उनको सबोताज किया जा रहा है। आप ये देखिए कि कोई ये जो मुज़ाकराती अमल था ये कोई फूलों की सेज नहीं थी कि कोई सजी सजाई मेज मिलेगी और वहाँ सब लोग फरीक़ैन आके वहाँ बैठ जाएंगे। हमें पता था कि बहुत मुश्किलात हैं, बहुत मराहल तय करने हैं। आपका सवाल मैं वापस उसकी तरफ लौटता हूँ। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के जैसे मुशीर अमूर ख़ारजा ने कल कहा और हमारी तमाम रियासत इस पर मुत्तफ़िक है कि रास्ते में कितनी भी रुकावटें क्यों ना आए और कितने भी मुश्किल मराहल क्यों ना आए, हमें अमन व मुसालहत के रास्ते पे कायम रहना चाहिए और उसकी जस्तजू जारी रखनी चाहिए। क्योंकि जो जंग व जदल है वो हमारे खित्ते का मुकद्दर नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान ये एक दूसरे के लिए बहन भाई हैं और वो उनके दरमियान ये दरारें बहुत अरसे तक नहीं रह सकती हैं। तो लिहाजा ये है कि चूंकि ये वाक़यात हुए हैं तो हमें इन मामलात को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए, दिलों को जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए और जो लोग दहशतगर्दी करते हैं उनको हमें ख़त्म करना चाहिए और हमें सिफारत और सियासी ज़राए से इन तमाम मामलात को हल करना चाहिए। डॉक्टर मोहम्मद तकी, अगर हम अमेरिका के पर्सपेक्टिव से देखें तो अमेरिका के पर्सपेक्टिव से पाकिस्तान के पास इस वक्त क्या ऑप्शंस रह गए हैं कि अफगान अमन अमल में कोई प्रोडक्टिव रोल अदा किया जा सके? अर्जिया जी के जो ये चार जानिबा गुफ्तगू QCG जो क्वाड्रिलेटरल प्रोसेस है उसमें कुछ वादे वईद किए गए तरफैन की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से ये वादा किया गया कि हम कोशिश करेंगे कि तालिबान को मुज़ाकरात पर आमादा करें और वहाँ पर एक इस्तिलाह इस्तेमाल हुई रिकनसाइलेबल और इर्रिकनसाइलेबल। ये पाकिस्तान की जानिब से ये इस्तिलाह इस्तेमाल हुई और कहा यह गया कि वो लोग जो गुफ्तगू पर आमादा नहीं होंगे या रिकन्सिलिएशन का पार्ट बनने के लिए तैयार नहीं होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उस पर पाकिस्तान डिलीवर नहीं कर सका। ये आप ही की VOA की दो हफ्ता कबल की रिपोर्ट है जिसमें सरताज अजीज साहब ने कहा कि भाई इस वक्त तो ये काम नहीं हो सकता वो और इट्स टू अर्ली टू से कि वो इर्रिकन्साइलेबल हैं भी या नहीं है। तो 15 साल बहुत तवील अरसा होता है किसी को जानने के लिए कि वो कितनी हद तक रिकन्साइलेबल हैं और कौन कौन रिकन्साइलेबल।
تو اس پروسیس کے بعد امریکہ کی توقع یہ تھی کہ پاکستان جو بھی ان کے آفیسز ہیں طالبان کے ساتھ، گڈ اور بیڈ آفیسز، اس کو یوٹیلائز کر کے کیرٹ اور اسٹک کے ذریعے ان کو مجبور کرے گا. اور اگر نہیں کیا گیا تو یہ متفقہ اس میں ایک کنسنسس ابھر رہا تھا کسی جی کے اندر کہ ان کے خلاف کارروائی ہوگی. دیکھیے جنگ کی نوعیت میں فرق ہے. دنیا میں جنگیں ہوتی ہیں، حکومتیں جنگیں لڑتی ہیں، ریاستیں جنگیں لڑتی ہیں، غیر ریاستی گریلا لڑائیاں بھی دنیا میں بہت ہوئی ہیں. مگر دہشت گردی ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جو کہ جنگوں کے دوران بھی برداشت نہیں کیا جاتا. اس کو اس وقت پہ امریکہ، افغانستان، پاکستان برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ جو مثال میں نے ابھی آپ کو ریسنٹ کابل دھماکے کی دی 2 مہینے قبل، اس کے فوراً بعد ڈاکٹر اشرف غنی نے افغان پارلیمان میں ایک تقریر کی جس میں انہوں نے بار بار یہ بات کی کہ جو پیس پروسیس کا حصہ بننا چاہتے ہیں وہ بسر و چشم اس میں شامل ہوں، اور جو نہیں بننا چاہتے ان کے خلاف جنگ ہوگی. اور ان کے اوپر اپنے عوام کا ایک بہت بڑا پریشر ہے کہ وہ اس قسم کی ریکنسیلیشن جس میں کہ افغان خود مختاری تو آپ چھوڑ دیں، جو ان کی ڈے ٹو ڈے حفاظت ہے اس کو کمپرومائز کیا جائے، وہ ان کے لیے قابل برداشت نہیں ہے، بلکہ وہ اس کا متحمل ہو ہی نہیں سکتے. اور امریکہ کے اوپر ایک ذمہ داری وہاں پہ افغانستان کی حفاظت کی ایک حد تک ابھی تک ہے. امریکہ آپ کو معلوم ہے کہ 9,500 افواج وہاں پہ ہیں اور غالباً بڑی حد تک وہاں پہ موجود رہیں گی. تو امریکہ کو وہ ذمہ داری بھی پوری کرنی ہے اور کسی حد تک اس پیس پروسیس کو منطقی انجام، اور منطقی انجام ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک معاہدے کی شکل میں سامنے آئے. اس کا منطقی انجام یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ معاہدہ نہ ہو اور یہ طے پا جائے کہ ان لوگوں کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی. یہ بھی ایک منطقی انجام. کئی نیگوسیشنز اس طریقے سے فیل ہو جاتے ہیں، کئی نیگوسیشن جو ہیں وہ. اچھا، پاکستان کے ایک دفعہ پھر امن عمل کے لیے سوری ٹو کٹ یو ہے، امن عمل میں کردار کی طرف اگر واپس بڑھیں، مسعود خان صاحب، پاکستان سے جو توقعات ہیں امریکہ کو اس حوالے سے اور باقی اسٹیک ہولڈرز کو، اور جو پاکستان کر سکتا ہے، یعنی توقعات اور جو پاکستان ڈیلیور کر سکتا ہے، آپ کے خیال میں کہیں اس کے بارے میں غلط فہمی تو نہیں موجود فریقین کے درمیان؟ جی، غلط فہمی موجود ہے. ایک چیز میں وضاحت کر دوں کہ پاکستان نے کبھی نہیں کہا کہ irreconcilables کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے، بلکہ ہم نے شروع سے یہ کہا تھا کہ اس وقت reconcilable اور irreconcilable کی تفریق نہ کریں اور عسکری کارروائی کا ذکر نہ کریں. طریقے سلیقے سے فریقین کو مذاکرات کی میز پہ لائیں، اور کبھی ہم نے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ ہم irreconcilables کے خلاف فوجی کارروائی کریں گے. لیکن ہم نے اپنا ضرور طالبان سے فاصلہ بڑھایا، خاص طور سے ان کے وہ اعمال جس کے ذریعے وہ تشدد کا نشانہ بنا رہے تھے افغانستان کی آبادی کو. ایک چیز یہ ذہن میں رکھیے گا. دوسرا یہ ہے کہ افغان طالبان اپنے آپ کو مزاحمت کی تحریک کہتے ہیں، وہ دہشت گردی ہی کہتے ہیں، حالانکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو تشدد ہو رہا ہے وہ قابل مذمت ہے. اور وہ اس طریقے سے مثلا یہ کہ وہاں افغانستان کی فوج کے اوپر امریکہ اس وقت $60 ارب خرچ کر چکی ہے. 3,50,000 وہاں فوجی موجود ہیں. اور اس کے علاوہ یہ ہے وہاں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ وہ اس پوری جنگ میں $700 بلین اور ایک اندازے کے مطابق $1 ٹریلین جھونک چکے ہیں تاکہ طالبان کے اوپر قابو پایا جائے. اگر وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے تو پاکستان اگر ان کے ساتھ ایک اور محاذ کھول دیتا ہے تو وہ کس حد تک کامیاب ہو سکے گا. میرا ایک اور نقطہ یہ بھی ہے کہ افغانستان کی حکومت یہ اپنی وہ انہوں نے ریاست بنائی ہے، یہ بھی سوچ پیدا کرے کہ پاکستان ان کا دشمن نہیں، دوست ہے، اور جن کو وہ دوست کہہ رہے ہیں وہ شاید ان کے اتنے مختلف دوست نہیں. اچھا مسعود خان صاحب، میں ڈاکٹر محمد تقی سے لاسٹ ورڈز. ڈاکٹر محمد تقی، اچھا ٹھیک ہے، ٹائم ہمارے پاس ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ آپ کو ہم کسی اور شو میں لیں گے. آج ہم نے بات کی ملا اختر منصور کی بلوچستان میں ہونے والی ہلاکت سے پیدا ہونے والی صورتحال کے بارے میں. ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ آخر میں مقصد جو ہے وہ امن کا حصول ہے. اب ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.